हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए प्रश्नावली 6 त्रिभुज कक्षा 10 विषय गणित। टोटल अंक हैं इसके 4, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको 1 अंक का, और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेगा शॉर्ट टाइप आंसर, और 2 अंक का मिलेगा लघुत्तरात्मक आंसर। ओके, तो इस तरह से कुल 4 नंबर की प्रश्नावली है। चलिए तो बात करते हैं इस प्रश्नावली के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सूत्र हैं और किस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। तो जैसा कि त्रिभुज की समरूपता के बारे में इस प्रश्नावली के अंदर बताया गया है, तो सबसे पहले हम सामान्य समरूपता की बात करते हैं कि दो बहुभुज समरूप कब कब हो सकते हैं। तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समान अनुपात में दी गई हों, यानी समान अनुपाती हों। तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपाती हों तो दोनों बहुभुज समरूप होते हैं। अब बहुभुज में त्रिभुज भी आ जाएगा, चतुर्भुज भी आ जाएगा, सारे के सारे चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो समरूपता किन किन में होती है मुख्य रूप से, तो ये आपके देखो, ये जितने भी पॉइंट हैं इनमें से 1 नंबर का सवाल आपको मिल सकता है रिक्त स्थान या अवच्छेद में। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है, चाहे उनकी भुजाएं भले अलग अलग हैं लेकिन वो समरूप होंगे, यानी कि आकृति एक जैसी होगी। सभी वृत्त समरूप होते हैं, भले उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हों लेकिन वो समरूप होते हैं, समान रूप, उनके रूप एक जैसे होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सदैव आवश्यक नहीं है। मतलब जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, यानी जो हम 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं सर्वांग समता के नियम, तो जो आकृतियां सर्वांगसम हैं यानी जिनका प्रत्येक अंग समान है, वो आकार में भी समान है और लंबाई चौड़ाई में भी समान है, वो सभी की सभी आकृतियां समरूप तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होंगी, तो आंसर होगा नहीं, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें प्रमेय 6.1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और इसी प्रमेय पर आधारित आपकी प्रश्नावली और फॉर्मूलेज के आधार पर प्रश्न दिए गए बहुत सारे 6.2 प्रश्नावली में। तो इस प्रमेय का नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसका कथन ये है, यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो ये आप चित्र देख सकते हो, चित्र में ABC त्रिभुज है, तो इसकी BC भुजा के समांतर DE लाइन बनी हुई है। ये DE रेखा भुजा AB को और भुजा AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो DE रेखा इस भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही आपकी प्रमेय है। समान अनुपात का मतलब है AD बटे BD बराबर AE बटे C, तो AD बटे DB बराबर AE बटे AC। तो DE समांतर BC है, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, दूसरी प्रमेय क्या है, इसका विलोम है जस्ट प्रमेय नंबर 6.2, जस्ट उल्टा है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। तो देखिए पहली प्रमेय में क्या दिया गया था कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई थी, यानी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई थी, और वो रेखा खींची गई थी वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही थी। तो यानी रेखा समांतर दी गई थी और दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हुई थी, ये लास्ट में। अब इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे तो अनुपात आपको समान दिए जाएंगे, और ये भुजा, ये जो रेखा है, ये आपकी तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे AC, ये तो आपको दिया गया है। अगर ऐसा है तो DE समांतर BC होगा। तो दोनों मंत्र समझ में आ गया। यदि DE समांतर BC दिया गया है तो फिर ये होगा, इस तरह से आपको लिखना है। यदि ये अनुपात समान दिया गया है तो फिर ये रेखा समांतर आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम। अब इसमें भी देखो सर्वांग समता के नियम जो हमने 9वीं क्लास में पढ़े, वैसे के वैसे यहाँ पे समरूपता की भी कुछ कसौटियाँ होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। तो पहला नियम है कौन कौन कौन, यानी AAA, यानी AAA का समरूपता कसौटी, AAA का नियम है ये। इस कसौटी के अनुसार
दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हों। तो कौन लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रिपल ए का नियम। इसका मतलब यह है कि दोनों त्रिभुजों के अगर संगत कोण तीनों के तीनों बराबर हैं तो ये नियम यहाँ पे लग जाएगा और इस नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाएंगे। तो आपके सामने चित्र बने हुए हैं ABC और PQR। तो यहाँ पर कोण A बराबर 60 डिग्री है, B बराबर 70 डिग्री है, C बराबर 50। इसी तरह P में कोण P 60 डिग्री, Q बराबर 70 डिग्री, R बराबर 50 डिग्री। तो दोनों त्रिभुजों में A बराबर P है, B बराबर Q है, C बराबर R है, 60 70 50। इसलिए ट्रिपल ए की समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो बच्चों ये जो निशान है ये आपका प्रतीक है समरूपता का, और इसके नीचे 2 लाइन अगर लगा देते हैं तो ये बन जाता है सर्वांग समता का। ठीक है, तो केवल अल्टा एस आड़ा एस ये क्या है, आपका समरूपता का प्रतीक। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप हैं। कसौटी लगी है ट्रिपल ए की। ट्रिपल ए की कसौटी में एक चीज़ और आप समझ सकते हो कि यदि यहाँ पर दो कोण भी समान हैं तो भी हम इसको डबल ए की कसौटी कह देते हैं, और इससे भी आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्योंकि जिस त्रिभुज के 2 कोण समान है उसका तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक समान ही होगा। ठीक है, अब अगली कसौटी पढ़ते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित कुछ कसौटियाँ, जिसमें सेकंड है ट्रिपल एस यानी भुजा भुजा भुजा। ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ी थी, ट्रिपल एस का नियम सर्वांग समता के लिए। तो यहाँ पे भी ये नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। वहाँ पे बराबर थी तीनों भुजाएं, लेकिन यहाँ पे बराबर का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर अनुपात निकाले जाएंगे, समान अनुपात में आएंगी वो। तो इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समान। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे ABC त्रिभुज बना है, AB बराबर 2 सेमी है, BC बराबर 4 सेमी है और AC बराबर 3 सेमी है। इसी प्रकार PQR में PQ बराबर 3, QR बराबर 6 और PR बराबर 4.5। अब इनका अनुपात चेक करते हैं। तो दी गए त्रिभुज ABC और PQR में तो AB बटे PQ करो, AB बटे PQ किया हमने 2/3 आया। BC बटे QR किया, BC बटे QR बराबर 4/6, यानी इसको काट देंगे 2 से तो 2/3 आ जाएगा। सेम AC बटे PR लिखेंगे, AC बटे PR तो कितना है 3/4.5, यानी 4.5। तो इसको जब काटेंगे आप तो ये भी 2/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तीनों ही भुजाओं के अनुपात कैसे आए हैं, समान। तो संगत भुजाओं के अनुपात यदि समान है तो भी हम ट्रिपल एस के नियम से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो ट्रिपल एस के नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अगली कसौटी है भुजा कोण भुजा SAS समरूपता कसौटी। इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनका कोई एक संगत कोण बराबर है तथा इस कोण को निर्मित करने वाली संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। तो चित्र से समझते हैं। ABC त्रिभुज है, इसमें AB और AC भुजा के साथ एक कोण बना है बिंदु A पर जो दिया गया 70 डिग्री का। इसी तरह PQR में बिंदु P पर कोण है 70 डिग्री का, तो PQ और PR भुजा के साथ बना हुआ है। तो अब यहाँ पे कोण तो बराबर हो गया A बराबर P, तो एक तो कोण बराबर हो गया A बराबर P। अब इस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं, जैसे बिंदु A को बना रही हैं AB और AC, और इसको बना रही हैं P को PQ और PR, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो AB के साथ मैं ले रहा हूँ PQ को और AC के साथ लूँगा PR को। तो AB बटे PQ बराबर 2/4, 1/2 हो गया। इसी तरह AC बटे PR, तो AC बटे PR बराबर 3/6, यानी 1/2। तो आप देख रहे हो एक कोण समान है, इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के संगत अनुपात समान है, तो इसलिए आप इसमें नियम लगाएंगे SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, समझ में आया आपको। अब अगला बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ, क्योंकि कसौटी तो 3 ही है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के 2 संगत कोण बराबर दिए गए हैं तो तीसरा संगत कोण भी अपने आप बराबर होगा, अतः दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसे डबल ए की कसौटी भी कहते हैं, जो ट्रिपल ए समरूपता का ही एक नया रूप है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोणों को आपको बराबर सिद्ध नहीं करना, एक तरह से केवल 2 से भी हम काम चला सकते हैं। तथा यदि किन्हीं 2 समकोण त्रिभुज में कर्ण के अतिरिक्त शेष संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये वास्तव में SAS का नियम ही है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज पहले से दे दिया है, तो इसका मतलब एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, बराबर हो गया। अब कर्ण को छोड़ दिया है तो शेष 2 भुजा बची, तो वही समकोण बना रही दोनों भुजाएं, तो वही नियम बन गया SAS का नियम। ठीक है, तो वही नियम है। तो आपके पास 3 नियम यहाँ पे समरूपता के बताए गए हैं। ट्रिपल ए का नियम, जिसको डबल ए के नियम में भी चेंज कर सकते हो,
ट्रिपल एस का नियम, जिसमें आपकी तीनों संगत भुजाएं का अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। भुजाएं समान नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात समान होगा। और कोण वाले में तीनों कोण बराबर होंगे या दो कोण भी बराबर हो सकते हैं। और तीसरा नियम है SAS, जिसमें एक कोण और उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं के अनुपात समान होने चाहिए। तो ये कुछ नियम थे। तो ये प्रश्नावली 6 होगी पूरी आपकी। अब 6 के बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 7 की तरफ। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। तो ये प्रश्नावली है टोटल आपकी 7 नंबर की, निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है। इसके अंदर आपको कई सारे सवाल मिलेंगे। तो पहला नंबर एक सवाल मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी अवैध का, एक सवाल मिलेगा आपको अति लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक प्रश्न मिलेगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर का, और एक प्रश्न मिलेगा दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का। ओके, तो इस तरह से 7 नंबर की प्रश्नावली है टोटल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो कार्तीय तल होता है, जिसमें आपके बिंदु बने होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा, तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज जो अक्ष होती है एक्स एक्स डैश, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है उसको कहा जाता है वाई अक्ष, वाई वाई डैश। ओके, और इन दोनों अक्षों का जो मिलान बिंदु है बीच में, उसको कहा जाता है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। यानी यहाँ पर एक्स का मान भी 0 रहेगा और वाई का मान भी 0 रहेगा। तो कुछ चीज़ें हम 9वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है, और इनमें बिंदु कैसे कैसे आते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह से। तो ये 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु के निर्देशांक आप जानते हो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है, तो बिंदु ए को इस प्रकार लिखना है एक्स कॉमा वाई, यानी पहला बिंदु एक्स का आएगा और दूसरा मान आएगा वाई का। तो एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, बिंदु की भुज कहलाती है, भुज कहलाता है, और वाई निर्देशांक क्या कहलाता है, बिंदु की कोटि। तो जो एक्स का मान है वो तो है भुज, और वाई का मान है वो है कोटि, ठीक है। अब इनकी दूरियां निकाल लेते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ये एक्स अक्ष है तो इसकी दूरी ये बनेगी, तो इसका मान क्या होगा वाई। तो वाई का जो मान है वो एक्स अक्ष से दूरी है, और वाई अक्ष से दूरी अगर पूछी गई है तो एक्स का जो मान लिखा होगा बिंदु में वही आपका क्या होगा, एक्स का वाई अक्ष से दूरी होगी। तो दूरी का मान सदैव धनात्मक ही लिखना है, माइनस में आपको नहीं लिखना। जैसे बिंदु ए है 4,5, तो इसमें एक्स का मान तो है 5 और वाई का मान है 4। इसी तरह से बिंदु बी है, मान लीजिए 3, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे एक्स का मान है 2 और वाई का मान है 3, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पे एक्स का मान है माइनस का 3 और वाई का मान है 2, ठीक है। लेकिन अगर दूरी लिखनी है तो दूरी में आपको क्या करना है, हमेशा ही आपको प्लस में लिखना। तो ये दूरियां लिखी गई हैं। एक्स अक्ष से दूरी 5 इकाई होगी, क्योंकि वाई का मान लिखना है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 5 इकाई। अगर वाई अक्ष से पूछी गई है तो एक्स का मान लिखना है, कितनी आएगी 4 इकाई। इसी प्रकार मान लीजिए कोई दूसरा बिंदु है बी, इसमें भी एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है तो कितनी आएगी, वाई का मान कितना है 2, तो 2 इकाई। अगर वाई अक्ष से पूछी गई है तो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान कितना माइनस का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3 इकाई, ठीक है, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में ही लिखी जाती है। अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना। तो बिंदु ए एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी, तो ये मूल बिंदु है आपका 0,0, इससे हमको बिंदु ए की दूरी निकालनी है। तो इसकी दूरी का फॉर्मूला बनेगा ओ ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक तरह समकोण त्रिभुज बन गया है, ये आधार है, ये ऊंचाई है और ये कर्ण है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं -3,4, इसकी निकाल रहे दूरी। तो चलिए ओ ए बराबर हो जाएगा एक्स का वर्ग यानी -3 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग यानी 4 का वर्ग। तो -3 का वर्ग होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16, तो 9 और 16 कितने हो गए 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 मात्रक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आप जो आपका बिंदु दिया गया है उसी बिंदु के जो मान है एक्स का और वाई का, उनका वर्ग करके जोड़ देना है और उनका वर्गमूल ले लेना है। यही आपका क्या होगा आंसर, ओके। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, तो बिंदु ए के निर्देशांक हैं x1, y1, बी के निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको दूरी सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका दूरी सूत्र हो गया, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का
सूत्र। इस पर बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको आगे से घटा सकते हो, पीछे से भी घटा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एक्स को एक्स में से घटाना है, बाई को बाई में से घटाना है और उनका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल, यही है आपका दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र का उपयोग कब कब होता है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये सवाल एक बड़ा सवाल बनता है, 3 नंबर का आ सकता है इस तरह का सवाल। तो त्रिभुजों का प्रकार ज्ञात करने में कर सकते हैं। त्रिभुजों का प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे? यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होंगी? बराबर। तो हम यहाँ पर आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक यदि आते हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सा त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी तीनों दूरी निकाल लो, तीनों भुजाओं की दूरी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर होगा। अगर मान लीजिए 2 भुजाएं बराबर आ जाती हैं, ए बी बराबर ए सी और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके अलावा चतुर्भुजों का प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वर्ग यदि पता लगाना है तो वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो 4 भुजाएं ज्ञात करो, 4 भुजाएं अगर बराबर हैं तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो निकालनी है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके 4 भुजाओं की लंबाइयाँ आपको निकाल लेनी है, तथा इसके विकर्णों की लंबाई भी निकालो, ए सी बराबर बी डी। तो यदि विकर्ण भी समान आते हैं तो क्या है ये कि ये वर्ग है। इसके अलावा आयत, आयत में क्या होगा, आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, तो आमने सामने भुजाओं के जोड़े बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। तो ए डी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, तो ये तो आमने सामने भुजाएं बराबर हो गई हैं और सेम विकर्ण भी यहाँ पे समान होंगे, तो ए सी बराबर बी डी भी यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपको चतुर्भुज यानी 4 बिंदु दिए हैं तो फिर आपको 6 दूरियाँ यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी और 6 दूरियों से पता लगेगा कि वो वर्ग है या आयत है। वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं जो आपने निकाली हैं वो समान आनी चाहिए और विकर्ण आपस में समान आने चाहिए। आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजाओं के 2 जोड़े समान आने चाहिए और विकर्ण आपस में समान आने चाहिए। तो इस तरह से हम दूरी सूत्र का प्रयोग त्रिभुजों के प्रकार पता लगाने में और चतुर्भुजों के प्रकार पता लगाने में कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज भी यहाँ से पता लगा सकते हैं सेम, कि यहाँ पर 4 भुजाएं बराबर होती हैं सम चतुर्भुज की, तो आपको वही 4 भुजाएं निकालनी है, लेकिन इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो विकर्ण यदि बराबर हैं तो ये बन जाएगा वर्ग, अगर विकर्ण बराबर नहीं है, 4 भुजा बराबर है, तो ये बन जाएगा सम चतुर्भुज। इसी प्रकार आयत वाले में क्या होगा कि यदि विकर्ण उसमें बराबर नहीं है तो ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसमें भी आमने सामने भुजाएं तो बराबर होती है ना, यस। तो आयत में और समांतर चतुर्भुज में केवल एक ही अंतर है विकर्ण का, कि यहाँ पे विकर्ण बराबर होते हैं आयत के अंदर, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो सेम आपको 6 भुजाओं की दूरी यहाँ निकालनी है, 4 तो भुजाएं और 2 विकर्ण, और उनसे आपको 4 चीज़ों के बारे में पता चलेगा, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समझ गए होंगे आप? ओके। अब 3 बिंदुओं की संरेखता की जांच भी हम दूरी सूत्र से ही कर सकते हैं कि 3 बिंदु संरेख हैं या नहीं है। तो 3 बिंदु हैं ए बी और सी, इनके आपको निर्देशांक दिए गए हैं। अब ये संरेखी होंगे यदि 2 भुजाओं का जोड़, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों निकालो, 3 भुजाएं की दूरी निकालो, ए बी बी सी और ए सी। यदि इनमें से किन्हीं 2 दूरियों को जोड़ें और तीसरी के समान आ जाए तो इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, जब आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे अलग अलग, तो इनमें से क्या करेंगे, 2-2 बिंदु लेकर के आप दूरियां निकालेंगे 3, ये पहले दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला। 3 दूरी निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि किन्हीं 2 को जब जोड़ रहे हैं तो वो तीसरी के बराबर आ रहा है। यदि ऐसा है तो वो संरेखी है, अगर किन्हीं 2 को जोड़ने पर तीसरे के समान नहीं आता है तो वो संरेखी भी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये दूरी सूत्र के बाद आता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है समझते हैं। 2 बिंदुओं ए x1, y1, b x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु p x, y के निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। तो यानी किन्हीं 2 बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले कोई तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेखा बनी हुई है, इसमें बिंदु a है x1, y1, बिंदु b है x2, y2, और इधर m1 अनुपात है, इधर m2 अनुपात है, और बीच में आपका बिंदु p लिखा हुआ है। तो p के निर्देशांक निकालने ने p का मान निकालना है x का और y का। तो चलिए विभाजन सूत्र का ये है मान, x का मान निकालना है,
तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y का जब मान निकालेंगे तो y से गुणा करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो जब आप x का मान निकाल रहे हो तो x वाले पदों से गुणा करना है और विपरीत क्रम में गुणा करना है। m1 का करना है x2 से, m2 का करना है x1 से, और नीचे जोड़ देना है दोनों को m1 प्लस m2। और जब y का मान निकालना है तो m1 का करना है y2 से और m2 का करना है y1 से, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो याद करने का तरीका है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट और दोनों को जोड़ो। ठीक है, तो ये है अंत्य विभाजन सूत्र। अब यदि इसी में भाई विभाजन करना पड़ जाए हमको, तो भाई विभाजन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, जो प्लस का चिन्ह है ना, इन दोनों को चिन्हों को बदल करके माइनस का चिन्ह बदल देंगे, तो ये होगा आपका बाह्य विभाजन फॉर्मूला। अब वैसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चलिए समझते हैं विभाजन सूत्र में क्या क्या हो सकता है। तो जब किसी रेखाखंड का समत्रिभाजन होता है तो हमें दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, क्योंकि हम किसी भी रेखा के 3 भाग करते हैं, यदि 3 टुकड़े करते हैं बराबर बराबर, तो हमें 2 जगह पे से उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए A बिंदु है और B बिंदु है, तो A बिंदु निर्देशांक है x1, y1 और B के हैं x2, y2। अब हमें इसको 3 भागों में डिवाइड करना है, तो 3 भागों में डिवाइड करने के लिए हमको 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, यानी 2 जगह से इसको काटना पड़ेगा। तो 3 अनुपात बराबर हो जाएंगे 1 1 1। ठीक है, अब इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो पहले बिंदु P के निकालते हैं, फिर Q के निकालते हैं। तो P का जब निकालेंगे तो विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, देखिए बिंदु P x, y के लिए m1 अनुपात m2 आएगा। देखो P, यहाँ पे देखो P के साइड में एक खंड है और इधर के साइड में कितने खंड है, 2, तो इसका मतलब इसको विभाजित कर रहा है ये 1:2 में, तो m1 अनुपात m2 आ जाएगा 1:2। इसी तरह बिंदु Q के लिए क्या होगा, इधर की साइड 2 भाग हैं तो 2:1 हो जाएगा, इधर 1 ही है ओनली, तो Q के लिए क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 चेंज हो जाएगा 2:1। तो यहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि मान लीजिए 4 भागों में विभाजित करना पड़ जाए, तो वैसे 4 भागों में विभाजित करने के लिए आप सबसे बढ़िया मध्य बिंदु का प्रमेय रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम विभाजन सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। तो 4 भागों में डिवाइड करना हो किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, तो यहाँ पे 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ने वाली है। तो 3 बिंदु के लिए अनुपात क्या बनेंगे, बिंदु P, तो बिंदु P ये रहा, इसके एक साइड में 1 अनुपात है और एक साइड में कितने हैं, 3 भाग हैं, तो 1:3 हो गया। बिंदु Q के लिए 2 इधर है 2 इधर है, तो इसका मतलब 2:2 यानी 1:1, ये मध्य बिंदु से हो जाएगा। इस तरह बिंदु R, तो R के साइड में इधर तो 3 साइड में है, 3 अनुपात है और इधर 1 अनुपात है, इसका मतलब 3:1। बिंदु Q के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं कि बिंदु की बीच में है बिल्कुल, तो इसका मध्य बिंदु से मान निकालो, मध्य बिंदु के फॉर्मूले से। देन जब Q का मान आ जाए तो Q को और A को लीजिए और इन दोनों का मध्य बिंदु P बन जाएगा, तो फिर से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओ, फिर Q और B को लीजिए और फिर से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, तो मध्य बिंदु का सूत्र से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते क्या हैं, तो 2 बिंदुओं A x1, y1, B x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक ये होंगे, देखिए ये A है x1, y1, ये B है x2, y2 और ये आपका बीचों बीच में P है x, y। तो यहाँ पर x का मान होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये y का मान होगा। तो यहाँ पर x और y के दोनों के मान आ जाएंगे, x को x में जोड़ दीजिए, 2 का भाग लगा दो, ये तो हो गया x का मान, y1 में y2 जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा y का मान। यानी x और y के दोनों के मान आपके प्राप्त हो गए हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, ये तो x का मान, y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपका मध्य बिंदु सूत्र है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एक नंबर में पूछे जाते हैं कई बार। किसी वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो वृत्त का जो केंद्र होगा वो पूरे व्यास का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो O x, y व्यास के सिरों A x1, y1 और B x2, y2 के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करते हैं। तो ये सवाल कई बार आता है कि किसी व्यास के सिरों में से बिंदु एक सिरा इतने ये बिंदु हैं और उसका केंद्र ये है, तो दूसरा बिंदु ज्ञात करो, A का मान ज्ञात करो, ठीक है, या B का मान ज्ञात करो, या केंद्र का मान पूछ सकता है। तो 3 है यहाँ पे, तीनों में से किसी का भी आपको मान पूछा जा सकता है और 2 मान वो आपको देगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो बीच का मध्य बिंदु है यानी O बिंदु जो है केंद्र, ये A और B का क्या है, मध्य बिंदु। तो आप O के लिए सीधा ही मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र का, और यहाँ से उस अज्ञात बिंदु का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है,
तो बस यही था प्रश्नावली 7 के अंदर और 6 के अंदर इस वीडियो में। तो बहुत सारे तथ्यों पे मैंने बात की, बहुत सारे सूत्रों पर हमने बात की। आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।